गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर टीकम चंद सिसोदिया। आज हम पॉलिटिकल साइंस में बीए पार्ट थर्ड ईयर के दूसरे विचारक प्लेटो के बाद में अरस्तु का अध्ययन करेंगे, जो कि उनका कालक्रम रहा है 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। थोड़ा एक सामान्य जानकारी हम अरस्तु के बारे में ले लेते हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान के एथेंस के स्टेट गिरा नामक स्थान पर हुआ था। अरस्तु इनसे पूर्ववर्ती विचारक प्लेटो के शिष्य थे और उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर ही प्लेटो कहा करते थे कि मेरी अकादमी में जितने भी शिष्य हैं उनमें सारे शिष्य धड़ हैं। तो प्लेटो इस अरस्तु इस अकादमी का मस्तिष्क है। अरस्तु ने बड़े होकर मकदूनिया के तात्कालिक राजकुमार सिकंदर को पढ़ाया था। वो 346 ईसा पूर्व में सिकंदर के गुरु बने थे और इसी वजह से कहा जाता है कि जो विश्व विजेता की आकांक्षा रखने वाले सिकंदर हैं उनके गुरु के रूप में भी अरस्तु को देखा जाता है। तात्कालिक समय पर संपूर्ण यूनान में 4 प्रमुख अकादमियाँ थीं जिनको विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त था। 335 ईसा पूर्व में अरस्तु ने लीसियम नामक अकादमी की स्थापना की थी और इस लीसियम अकादमी का नाम है वो यूनान के 4 विश्वविद्यालयों में शुमार किया गया था। अरस्तु यथार्थवादी वैज्ञानिक थे, अर्थात प्लेटो के शिष्य जरूर थे, लेकिन प्लेटो ने जहाँ अपनी रिपब्लिक में काल्पनिक विचारों को रखा था वहीं पे अरस्तु ने यथार्थवादी विचारों को रखा था। यानी कि वैज्ञानिक जो विचार हैं वो उन्होंने अपने चिंतन में रखे थे। इसी वजह से ये कहा जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन सर्वप्रथम करने वाले अरस्तु ही थे। इस वजह से उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अपने जीवन वृत्तांत को लेते हुए 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो गई थी और उसी समय एक रेफरेंस अपन ये भी देते हैं कि उसी सन में सिकंदर की भी मृत्यु हो गई थी। अरस्तु के जो प्रमुख ग्रंथों को लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनके संपूर्ण ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास है, लेकिन प्लेटो ने अपना जो संपूर्ण चिंतन है वो अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा है। हालांकि उन्होंने राजनीति पर भी ग्रंथ लिखा है, भौतिक शास्त्र के ऊपर भी ग्रंथ लिखा है, साहित्य में भी उन्होंने ग्रंथ लिखा है, बहुत सारे विषयों के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन जो राजनीति पर उनका प्रमुख ग्रंथ है वो पॉलिटिक्स है और नाम से ही पॉलिटिक्स नाम के साथ में जुड़ता है। ये जो पॉलिटिक्स ग्रंथ है ये 12 खंडों में विभाजित है। अपन देखेंगे कि पॉलिटिक्स में उन्होंने किस किस प्रकार के जो विचार हैं उनको अलग अलग अध्याय हैं उनमें सम्मिलित किया है और एक एक करके अपन उन जो 12 अध्याय हैं या ये कहें कि 12 खंड हैं उनमें किन किन प्रमुख विषय हैं उनको अरस्तु ने समाहित किया है। एक सारणी के माध्यम से हम इनको अलग अलग रूप में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ एक और भाग लिख लेंगे जो कि पूरे भाग 12 है और दूसरी साइड में हम यहाँ जो विषय हैं उनका उल्लेख कर लेंगे कि किस प्रकार के विषयों को उन्होंने उसमें समाहित किया है। सबसे पहले जो भाग आता है वो आता है फर्स्ट, या हम ये कहें कि जो प्रथम उनका खंड आता है वो आता है फर्स्ट।
इसमें राज्य की प्रकृति व दास प्रथा का वर्णन है। प्रथम जो भाग है उसमें राज्य की प्रकृति व दास प्रथा का वर्णन है। दूसरा जो उनका भाग आता है उसमें संविधान का स्वरूप, आदर्श राज्य का वर्णन है। थोड़ा मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो प्लेटो ने अपने ग्रंथ स्टेट्समैन और लॉज में जिस राज्य को बताया था वो प्लेटो का उपादर्श राज्य था। उस उपादर्श राज्य को यहाँ अरस्तु ने आदर्श राज्य कहा, तो वो प्लेटो का यथार्थवादी चिंतन था जो उन्होंने स्टेट्समैन और लॉज में किया था। और इसी को जो अरस्तु है उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में दिया था। तो ये आदर्श राज्य का वर्णन सेकंड खंड में है। तीसरा वाला जो उनका खंड आता है उसमें आता है संविधान का स्वरूप, तथा राजतंत्र का विवेक। चौथा वाला जो खंड आता है उनका भाग आता है वो आता है उनका संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों का वर्गीकरण व उसकी आलोचना। पांचवा वाला जो उनका भाग आता है वो आता है, उसमें विषय रखा है क्रांतियों के कारण वे रोकने के उपाय। क्रांतियों के कारण और उनको रोकने के उपाय। आगे बढ़ते हुए हम जो 12 खंड हैं उन्हें तो 8 भागों में विभाजित, और उसमें जो अपना छठा वाला भाग आता है 12 खंडों के 8 भाग हैं, उनमें छठा वाला जो भाग आता है वो आता है धनिक तंत्र और लोकतंत्र पर धनिक तंत्र व लोकतंत्र का विवेक। फिर जो इस पॉलिटिक्स का 7वां वाला भाग आता है इसमें है आदर्श राज्य का विवेचन। आदर्श राज्य का विवेचन। और इसका 8वां जो वाला भाग आता है आदर्श राज्य संविधान व
समस्या से संबंधित विचार। ठीक है, तो प्लेटो की पॉलिटिक्स है वो 12 खंडों में विभाजित है और इन 12 खंडों को आगे 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रमुख जो विषय हैं उनको रखा गया है। और इस पॉलिटिक्स में इन्हीं जो विषय हैं उनका चिंतन अरस्तु ने किया है। अपन यहाँ जो 8 भाग हैं 12 खंडों के, उनका मैंने आपको यहाँ अभी विषय बताई कि कैसे प्रतिपाद्य विषय हैं वो अरस्तु ने इसमें रखे थे। अब अपन ये जानेंगे कि अरस्तु ने जो प्रमुख विचार हैं वो कौन कौन से दिए थे और उनमें से हम जो उनके प्रमुख विचार हैं जो महत्वाकांक्षी है हमारी प्रमुख उनके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम जो पॉलिटिक्स है उसमें जो उनके प्रमुख विचार हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि कैसे कैसे जो विचार हैं वो अरस्तु के द्वारा दिए गए। यहाँ अरस्तु के प्रमुख विचार। सबसे पहले अपन 1 नंबर पर जो उनका विचार लेंगे वो है उनका राज्य संबंधी विचार। अरस्तु का जो पहला विचार आता है वो आता है राज्य संबंधी विचार। दूसरा वाला जो उनका विचार है जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे वो आता है दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। तीसरा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। चौथा वाला जो उनका विचार आता है वो है संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का वर्गीकरण, इस विचार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वाला जो उनका विचार आता है 5वें नंबर का वो आता है अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार। 6वें नंबर का जो उनका विचार आता है वो आता है शिक्षा संबंधी विचार। 7वें नंबर पे जो उनका विचार आता है इस पॉलिटिक्स ग्रंथ में वो आता है अरस्तु का कानून संबंधी विचार। 8वें नंबर पे जो उनका विचार आता है वो आता है अरस्तु की न्याय संबंधी विचार। 9वें नंबर पे जो अरस्तु का विचार आता है वो आता है संपत्ति संबंधी विचार।
अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार। 10वें नंबर पे जो उनका विचार आता है कि अरस्तु प्रथम राजविज्ञानी था। और लास्ट में जो 11वें नंबर का उनका विचार आता है वो आता है प्लेटो व अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन। ओके, ये अरस्तु के जो प्रमुख विचार हैं उनको मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा कि किस किस प्रकार के जो विचार हैं उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में और अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें दिए थे, लेकिन उनका प्रमुख ग्रंथ पॉलिटिक्स ही रहा है, जिसको उन्होंने 12 खंडों में 8 भागों में विभाजित किया है और उस पॉलिटिक्स में उन्होंने इन विचारों को प्रस्तुत किया है। इस वजह से जो अरस्तु का पॉलिटिक्स ग्रंथ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो काफ़ी मायने भी रखता है, क्योंकि समस्त जो विचार हैं वो इसी में उन्होंने दिए हैं। उनका एक बार फिर अपन देख लेते हैं कि जो सबसे प्रथम जो विचार है उनका वो है राज्य संबंधी विचार। दूसरा वाला जो उनका विचार है वो है दास प्रथा संबंधी विचार। तीसरा वाला जो उनका विचार है वो है क्रांति संबंधी विचार। चौथा वाला जो उनका विचार है वो है संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचार। पांचवा वाला जो उनका विचार आता है वो है नागरिकता संबंधी विचार। छठा वाला जो उनका विचार आता है वो है शिक्षा संबंधी विचार। सातवां वाला जो उनका आता है वो आता है कानून संबंधी विचार। आठवां वाला जो उनका विचार आता है वो आता है न्याय संबंधी विचार। 9 वाला जो उनका विचार है वो आता है संपत्ति संबंधी विचार। 10वां वाला जो विचार आता है कि अरस्तु प्रथम राजवैज्ञानिक था, जिसको मैंने आपको एक सामान्य परिचय में बताया था कि वो राजनीति विज्ञान का जनक था। अपन यहाँ देखेंगे कि उनको राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। और जो 11वां वाला अंतिम विचार आता है वो आता है प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे। और मैंने आपको बताया भी वो उनको अपना अकादमी का मस्तिष्क कहते थे, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि दोनों जो विचारक हैं इनमें अंतर भी है। प्लेटो जहाँ सोफिस्ट विचारक रहा था, काल्पनिक विचारक रहा था, तो अरस्तु यथार्थवादी विचारक रहा था। हालांकि इनका शिष्य जरूर था, लेकिन इन्होंने अपना जो संपूर्ण चिंतन है अरस्तु ने वो यथार्थ किया था, और प्लेटो है उन्होंने अपना संपूर्ण चिंतन रिपब्लिक में काल्पनिक किया था कि इस प्रकार का आदर्श शासक या आदर्श राज्य होना चाहिए। और इन्होंने जो भी विचार दिया वो यथार्थ जगत को लेते हुए अपना विचार दिया था। ये थोड़ा सा अंतर है, और भी थोड़े अंतरों को अपन इसमें तुलनात्मक अध्ययन है इसमें देखेंगे। आप इनको नोट कर लीजिएगा और उसी हिसाब से फिर एक एक करके हम अरस्तु के प्रमुख विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिएगा आप आगे।